प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 के जो पहला गद्य है नेताजी का चश्मा, उसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की थी, लेकिन हिंदी साहित्य में दिलचस्पी के कारण इन्होंने साहित्य लेखन में कई पुस्तकें लिखी। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में ही रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी पुस्तकें हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान इत्यादि प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी। तो इनका जीवन परिचय संक्षेप में हमने बताया। अब हम शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा, इनके द्वारा लिखित जो गद्यांश है। इस देश के निर्माण में सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेखक के अनुसार देश का निर्माण वहाँ के निवासियों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के आपसी संबंध से होता है। लेखक स्वयं प्रकाश ने नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी द्वारा देश के करोड़ों लोगों के देश निर्माण में योगदान को रेखांकित किया है। ऐसा नहीं है कि जो युद्ध भूमि में जाकर या बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं केवल सैनिक ही देशभक्त होते हैं। देशभक्त की बहुत बृहद परिभाषा है। अनेकों तरह से लोग देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकते हैं। इस नेताजी के चश्मा में बताया गया है। हलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले मतलब जिस कंपनी में वो काम करते थे उस काम के उद्देश्य से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा छोटे शहर को बोलते हैं। जिस कस्बे की चर्चा की जा रही है इसमें, उस कस्बे से वो हलदार साहब लगभग हर 15वें दिन जाया करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। कुछ भी मकान और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थी और ना ही बहुत बड़ा बाज़ार था। छोटा एक बाज़ार था, कुछ ही पक्के मकान थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन मैंने खुला एयर सिनेमा घर जो पूरा खुला होता है, उसमें सिनेमा दिखाया जाता है। एक ठो मतलब एक ही नगर पालिका थी, उसमें केवल एक नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ कार्य लेखक की करती ही रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। नगर पंचायत है तो कुछ न कुछ कार्य होता ही रहता है। यहाँ भी होता था। इसी नगर पालिका का कोई बोर्ड का अधिकारी रहा होगा जिसके मन में इस तरह के विचार आया होगा कि इस शहर के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी जाए। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, अब अनुमान लगा रहे हैं लेखक यहाँ तरह तरह के, चूँकि मूर्ति में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए वो अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि देश के
अच्छे अच्छे मूर्तिकारों के विषय में इस शहर के नगर पंचायत को, नगर पालिका को पता नहीं होगा। या दूसरा कारण वो अनुमान लगा रहे हैं कि मूर्ति की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होगा। जो संसाधन होंगे, जो पैसा होगा मूर्ति बनवाने के लिए, जितना खर्च हो सकता था उस नगर पालिका की तरफ से, उससे अधिक खर्च आ रहा होगा। ये दूसरा कारण हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं ऐसा। काफ़ी उहापोह बोलते हैं, क्या करें क्या ना करें। इस तरह की स्थिति, उहापोह की स्थिति आ गई होगी कि बजट कम है, मूर्ति अच्छी बनवाने में, अच्छे कलाकार से बनवाने में खर्च अधिक आएगा। इसी उहापोह में चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, समय बर्बाद हो गया होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियाँ, जो बोर्ड नगर पंचायत 5-5 साल के लिए नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो उनका शासनावधि हो सकता है कि समाप्त हो रहा हो, समय कम रह गया हो, इसलिए कोई स्थानीय अर्थात लोकल कलाकार को, मूर्तिकार को आमंत्रित किया गया होगा। और अंत में जब कोई नहीं मिला तो कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, इसी कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप दिया गया होगा, क्योंकि वहाँ नीचे साफ लिखा हुआ था मूर्तिकार मोतीलाल मास्टर, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का आश्वासन दिला रहे थे। अगर 1 महीने का समय है, उस 1 महीने के निश्चित समय के अंदर मूर्ति बनाकर दे देने का आश्वासन दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर एक तरह का पत्थर होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। मूर्ति अक्सर उसी की बनाई जाती है। टोपी की नोक से, सुभाष चंद्र बोस टोपी पहनते थे, तो टोपी के ऊपरी हिस्से से, नोक से मतलब ऊपरी हिस्से से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची, टोपी के ऊपरी हिस्से से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फीट उसकी लेंथ, लंबाई है। इसी इतनी बड़ी मूर्ति को ही बस्ट कहते हैं, जिसे हम बस्ट कहते हैं। बस्ट मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति, छाती से लेकर के और मुख के ऊपर वाले हिस्से तक की जो मूर्ति बनाई जाती है उसे बस्ट कहा जाता है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, बिल्कुल कमसीन और मासूम उनकी मूर्ति दिखाई दे रही थी। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली, ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह बातें याद आने लगती है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहना करने योग्य प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर रह गई थी जो देखते ही खटकती थी। करे मूर्ति देखने से कोई बुरी नहीं थी, सुंदर मूर्ति थी, जिसको देख करके तुरंत नेताजी के भाव समझ में आने लगते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इत्यादि उनकी बातें याद आने लगती थी। बस एक उसमें कमी रह गई थी जो देख करके बड़ा पीड़ा पहुंचती थी, खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा था पर संगमरमर की मूर्ति थी तो संगमरमर का ही चश्मा होना चाहिए, वो नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चौड़े फ्रेम उसको बोलते हैं जिसमें चश्मे का ग्लास लगाया जाता है, उसको फ्रेम कहते हैं। उस चौड़े फ्रेम सचमुच का उस मूर्ति पर पहनाया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित का अर्थ होता है निर्दिष्ट, ध्यान में आया हुआ या निर्दिष्ट होता है लक्षित किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। देखे कि संगमरमर का चश्मा नहीं है, अलग से पहना दिया गया है, तो थोड़ा सा कौतूहल भरी, उत्सुकता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आई।
कौतूहल मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य युक्त मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। सोचे कि यह भी आइडिया ठीक है। अगर मूर्तिकार पत्थर की चश्मा नहीं बना पाया तो रियल का चश्मा पहन लिए, असली चश्मा पहन लिए। रियल मतलब असली, वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि मूर्तिकार अगर चश्मे पर मूर्ति लगाना भूल गया है या किसी कारण से नहीं बना सका है तो अलग से ही चश्मा पहना दिया गया। तो कस्बे के लोगों की यह सोच निश्चित रूप से सराहना करने योग्य है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कह रहे हैं मूर्ति के रंग रूप से उससे कोई मतलब नहीं है, चश्मा नहीं है उससे भी नहीं, बस भावना की बात है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे, देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था उनका। अगर उनकी मूर्ति अधूरी लगे तो कितनी देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, उस क्रांतिकारी की भावना को ठेस पहुंचेगा। इस बात से उन्हें दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। वरना आजकल तो देशभक्ति मजाक की चीज़ होती जा रही है। लोग देशभक्तों से भी मजाक बना रहे हैं, देशभक्तों को भी मजाक बना रहे हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे, अक्सर आते थे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। वो मूर्ति निश्चित रूप से देखते थे जब उधर से गुजरते थे। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम और चौकोर चश्मा था, चौकोर और मोटे चौड़े फ्रेम का था। इस बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, जैसे गांधी जी पहनते थे उस तरह के चश्मा इस बार था, तार का गोल फ्रेम वाला। हलदार साहब का कौतुक, आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। सोचे कि बड़ी अच्छी बात है, ये भी कोई बुराई नहीं है। भाई मूर्ति है, कपड़ा तो बदल नहीं सकती, तो कम से कम चश्मा ही बदल ले। यह भी आइडिया अच्छी है। भाई कस्बे के लोगों की बड़े अंदर से गदगद हो गए। फिर तीसरी बार नया चश्मा जब देखे, तीसरी बार आए तो फिर देखे नया चश्मा। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। ये आदत बन गई थी उनकी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल मतलब होता है उत्सुकता, दुर्दमनीय अर्थात दमन करने योग्य नहीं रहा, दबाया नहीं जा सका, जिसे दमन नहीं किया जा सका। उस दिन उस अपने उत्सुकता को नहीं दबा सके तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के मुंह में, खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाला हमेशा पान उसके मुंह में भरा रहता था। वह काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, इशारों इशारों में मुस्कुराया, क्योंकि मुंह में पान था, खुल के हंस नहीं सकता था। उसकी तोंद थिरकी, जब अंदर अंदर मुस्कुराया तो उसके जो तोंद पेट निकले हुए थे वो उसमें कंपन हुआ, थिरकी, हिला हंसी से। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। लाल काली बतीसी, उसके चूँकि वो हमेशा पान खाता रहता था तो उसके दांत लाल और काले हो गए थे, लाल पान की वजह से, और खाते खाते दांत काले हो गए थे। बत्तीसी, बत्तीसी दांत को बोलते हैं जो 32 होता है। हर एक प्रौढ़ मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं, इसलिए बत्तीसी दांत का पर्यायवाची है, दांत बोलते हैं उसको। दिखाकर कैप्टन चश्मा वाले से कहता है, क्या करता है। हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। कैप्टन चश्मा वाला करता है, उसने बता दिया पान वाले ने। अब हलदार साहब पूछे, क्या करता है। हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए पूछे, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। पान वाले ने कहा कि चश्मा बदल देता है, चेंज करना मैंने बदलना। क्या मतलब। हलदार साहब ने फिर पूछा, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि भाई चेंज क्यों करता है। तो पान वाला अपनी देहाती भाषा में
बता रहा है उनको। कैसे? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर को से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात कोई ग्राहक आ गया, समझिए कि कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो उसने मूर्ति वाला दे दिया और वहाँ दूसरा पहना दिया। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है। बुरी ही नहीं लगती बल्कि उसे आहत करती है, उसे पीड़ा पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अपने गिने चुने चश्मे से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार मतलब आवश्यकता ज़रूरत है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वहाँ से उस फ्रेम को उतार कर उस ग्राहक को बेच देता है और उसके जगह पर दूसरा नेताजी से क्षमा मांगते हुए दूसरा चश्मा पहना देता है और बाद में नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है, दूसरा पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, सराहना की है, बड़ी अच्छी आइडिया, ये भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल नहीं है, तभी तो पहनाता है कैप्टन, तो ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यह अभी जिज्ञासा थी उनके मन में। प्रश्न हलदार साहब ने पान वाले से किया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, इसलिए वो बताया, वरना भीड़ रहती तो न तो ये पूछ पाते और न वो बता पाता। वह फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा, फिर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया, इशारे इशारे में। उसकी फिर तोंद थिरकी, फिर उसका हंसते हुए उसका तोंद पेट हिला। कत्थे की डंडी फेंक, जिस लकड़ी से कत्थे को लगाया जाता है पान पर, उसको फेंक मतलब नीचे रख दिया जहाँ कत्थे के वाले स्थान पर। पीछे मुड़कर उसे नीचे पीक थूकी। पीक पान चबाते समय जो मुंह में एकत्र हो जाता है पान का रस, उसे पीक कहते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। वही ड्राइंग मास्टर, मोतीलाल नाम का ड्राइंग मास्टर जो नेताजी की मूर्ति बनाया था हाई स्कूल के, कह रहे वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। कह रहे पान वाले के लिए तो ये एक मज़ेदार बात थी, परंतु हलदार साहब के लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था, जो अनुमान वो लगाए थे कि कस्बे का कोई मास्टर होगा, तो निश्चय हाँ वही सही निकला। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। फिर वो सोच रहे हैं, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? क्योंकि चश्मा तो पारदर्शी होना चाहिए, तभी तो नेताजी की आंखें दिखाई देगी। तो पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जा सकता है? ऐसा सोच करके हो सकता है कि मास्टर मोतीलाल ने नहीं बनाया हो, यह तय नहीं कर पाया हो, यह डिसाइड नहीं कर पाया हो कि कैसे बनेगा, या कोशिश की होगी पर असफल रहा होगा। प्रयास किए होंगे मास्टर मोतीलाल, लेकिन सफल नहीं हो पाए होंगे, नहीं बना पाए होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा। ये सब हलदार साहब अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बनाते समय और सुंदर उसको अच्छा बनाने के चक्कर में टूट गया हो, तो फिर उसे पूरा हटा दिए हों, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, वह निकल गया होगा। या हो सकता है कि पत्थर का चश्मा अलग से बना करके और नेताजी की मूर्ति पर पहनाया गया हो और वह निकल गया हो। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर मतलब देकर,
पान के पैसे जितने हुए उसको देकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले कि कितना बड़ा देशभक्त है यह कैप्टन चश्मा वाला। उसके नाम पर अपने मस्तक को झुकाते हुए मन ही मन अपने जीप की ओर आगे बढ़े। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। अभी भी उनसे नहीं रहा गया। फिर से वो जीप से लौटकर पान की दुकान पर पहुंचे और जाकर के पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? कैप्टन जो चश्मा वाला है नेताजी का साथी तो नहीं है, जो उनके साथ आज़ाद हिंद फौज में रहा हो, जो स्वतंत्रता दिलाने में नेताजी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा हो? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े और अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर अब मुंह में डालने ही जा रहा था, तो इनकी बात सुनकर हवलदार साहब के वो मुंह के पास हाथ ले जाकर रोक दिया। नहीं खाया और उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्तीसी दिखाई, फिर वो मुस्कुराया। ध्यान से देखा उनकी ओर और मुस्कुराया। बत्तीसी दिखाना मतलब दांत दिखाया, मुस्कुराया तो दांत दिखाई दिया। और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कह रहे नहीं, वो तो लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है और वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है जो ऐसा करता है। इस तरह की देशभक्ति की भावना रखने वाला व्यक्ति पान वाले की नज़र में पागल है। देशभक्ति की भावना रखने वाला व्यक्ति पागल समझा जाता है। वो देखो वो आ रहा है, इतने में सामने से आता हुआ दिखाई दिया, लंगड़ाता हुआ कैप्टन चश्मा वाला। आप उसी की बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कह रहे हैं आ रहा है वो, देखिए उसी से बात कर लीजिए और इसका फ़ोटो कहीं छपवा दीजिए पेपर वेपर में। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि एक देशभक्ति की भावना रखने वाला कैप्टन, बूढ़ा मरियल दुबला पतला शरीर वाला लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची छोटी सी अटैची की तरह होती है जिसमें चश्मा के कुछ ग्लास वगैरह रखा जाता है, उसको लेकर दूसरे हाथ में बांस पर टंगे एक बांस के खंभे पर डंडे और रस्सी बांध करके कुछ चश्मे को उस पर लटकाया हुआ था। उसकी अपनी दुकान भी नहीं थी, घूम घूम कर बेचने वाला था। बावजूद इसके देशभक्ति की भावना उसके अंदर थी। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की उसे अच्छी नहीं लगती थी और उस छोटी सी दुकान से कुछ ही जहाँ गिने चुने चश्मे थे उसमें से एक निकाल करके नेताजी को पहना देता था। बूढ़ा भी था, कमज़ोर भी था, लंगड़ा भी था। अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। एक दुकान बंद थी, उसी के सहारे अपने डंडे जिसमें कुछ चश्मे लटकाए हुए थे उसको टिका कर रख रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, ये सब जानना चाह रहे थे। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, आप जाकर उसी से पूछ लीजिए, ऐसा संकेत कर दिया था। तो इस बार उन्होंने पूछा नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था चलने के लिए, काम भी बहुत अधिक था, इसलिए हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। बात नहीं कर सके, न तो पान वाले से न चश्मा वाले से। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप, कभी बड़े कांचों वाला, पर कोई न कोई चश्मा जरूर रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, आश्चर्य और प्रसन्नता देने के लिए कुछ क्षण अवश्य होता था। हर दिन चश्मा बदलते हुए देख देख करके उनके अंदर आश्चर्य और प्रसन्नता का समावेश होता रहता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, किसी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, इसलिए पान वाले से पूछ नहीं सकते थे। चौराहे की अधिकांश दुकानें उस दिन बंद थी।
अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर दूसरे दिन आए, फिर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। जो पहले हंसता था, मुस्कुराता था पूछने पर बताने से पहले, आज वो मुस्कुराया नहीं, हंसा भी नहीं, पतीसी भी नहीं दिखाया, उसके तोन भी नहीं थिरके, बल्कि वो भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी धोती से आंख को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाया हलदार साहब। इसके आगे हलदार साहब ने कुछ नहीं पूछा। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। समझ गए कि कैप्टन चश्मा वाला मर गया, इसलिए आजकल मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, इसलिए पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो सोचने लगे, जीप में बैठकर चलते हुए बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का। कौम का अर्थ होता है जाति, वंश या नस्ल। उस जाति का, उस वंश का, उस समाज का, उस देश का बृहद अर्थ हम ले सकते हैं। क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। जिस क्रांतिकारी ने, जिस देशभक्त ने देश की रक्षा के लिए अपनी जवानी, अपनी घर गृहस्थी, अपने सबको छोड़कर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दिया, उसके लिए भी, उस पर भी लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं। कब मौका मिले कि हम अपना उल्लू सीधा कर लें, कब मौका मिले कि हम अपना कार्य सिद्ध कर लें, चाहे देश उसके लिए बर्बाद हो जाए तो हो जाए। ये मौका ढूंढने वाले लोग भी निरंतर क्रांतिकारियों पर हंसते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, कस्बे का जो हृदय स्थल अर्थात उस कस्बे का मुख्य बाजार का जो चौराहा था, सुभाष जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित, वहाँ लगी होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये सोचते हुए आ रहे थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, सोच के आए थे कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब तो कैप्टन मर गया, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होगा भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहे चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन हलदार साहब आदत से मजबूर थे। आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उठी। न चाहते हुए भी उनकी निगाह मूर्ति की ओर चली गई। कुछ देर कुछ ऐसा देखा कि चीखे, चिल्लाए, तुरंत चिल्लाए, रोको। ड्राइवर से बोले जीप रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि रुकना नहीं था तो ड्राइवर तेजी से निकल रहा था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते हुए लोग देखने लगे, इतना अचानक ब्रेक क्यों लिया, क्या बात है। जीप रुकते न रुकते, अभी पूरी तरह से जीप रुकी भी नहीं थी, चलती हुई जीप से ही कूद करके तेजी से मूर्ति की तरफ दौड़ करके पहुँचे हलदार साहब, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन सावधान मुद्रा को कहते हैं। सावधान मुद्रा में वहाँ खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक तरह की घास होती है। उस घास का, उस सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति को पहनाया गया था। जब 15 दिन बाद आए थे उस दिन देखे। जैसा बच्चे बना लेते हैं, बच्चे सरकंडे का चश्मा बना लेते हैं खेल खेल में अपने लिए, वही सरकंडे का चश्मा बना करके उस नेताजी की मूर्ति पर पहनाया गया था। हलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू भर आया।
वह यह सोचने लगे कि सरकंडे का ही सही, किसी बच्चे ने इस मूर्ति पर चश्मा तो पहनाया। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लग रही थी। नेताजी जैसे क्रांतिकारी का अपमान हो रहा था। अर्थात नए बच्चों में भी, आज के युवा पीढ़ी में भी इस तरह की देशभक्ति की भावना आज जिंदा है। इस बात को लेकर के उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के आंसू उनके आंखों से निकल आया कि सरकंडे का ही सही, कम से कम किसी ने पहना तो दिया, बच्चा ही सही। तो इस तरह से व्याख्या पाठ का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को बताएंगे, जिसमें रचना और अभिव्यक्ति, भाषा अध्ययन संबंधी भी प्रश्नों को बताया जाएगा। जल्द ही दूसरा वीडियो देंगे। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत महसूस हुआ हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।